हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हमने केमिकल काइनेटिक्स की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करी थी, उसका मैंने पहला पार्ट बना दिया है। ठीक है, अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए 12 क्या है। इन द आर्हेनियस इक्वेशन व्हेन log k is plotted against 1/t a straight line is obtained whose। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो आर्हेनियस इक्वेशन है हमारी, ठीक है, उसमें जो log के अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में, log के और 1/t के बीच में, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, और whose, अब स्ट्रेट लाइन के बाद उसने क्या बोला है, ऑप्शन ए स्लोप इज a by r एंड इंटरसेप्ट इज EA, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। स्लोप इज दिस फैक्टर एंड इंटरसेप्ट इज log a, या फिर सी ऑप्शन स्लोप इज a एंड इंटरसेप्ट इज एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में r। ठीक है, या फिर स्लोप इज एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में RT एंड इंटरसेप्ट इज log a। अब इसको ना बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए आर्हेनियस इक्वेशन सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, एक एक चीज हम क्लियर करेंगे। देखिए सबसे पहले आर्हेनियस इक्वेशन क्या है हमारी। ठीक है, रेट कांस्टेंट और ये, ठीक है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई में e रेज टू द पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में RT। R इज द गैस कांस्टेंट, ठीक है, T इज द टेम्परेचर। ठीक, अब अगर मैं इसका मैंने मतलब नेचुरल लॉग लेना है तो इसका नेचुरल लॉग K हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल लॉग A। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पे मैं एक्चुअली ये दो फैक्टर हैं, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब इनका नेचुरल लॉग लेंगे तो हम प्लस कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अच्छा, ये नेचुरल लॉग और ई क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा, ये चीज। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये पावर हमेशा आगे आ जाती है। ठीक है, तो जब पावर आगे आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, पावर जब आगे आ जाएगी तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, हमारी कुछ इक्वेशन ऐसी बनेगी। ठीक, अच्छा, वैसे तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। अब ये जो इक्वेशन बनी है, इसमें अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो हम देखेंगे जो हमारा y एक्सिस है वो ये वाला फैक्टर लेकर बैठेगा, और जो x एक्सिस है वो हमारा क्या होगा, 1/t। ठीक है, तो 1/t जो है हमारा वो x एक्सिस के अलोंग रहेगा। ठीक है, और ये सारी चीजें हमें मतलब ये स्लोप फैक्टर देगा और ये इंटरसेप्ट, लेकिन इसने बोला है ग्राफ जो है log k के बीच में है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे इस चीज को। जब इसे हम log k में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी log a में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर आ जाएगा विच इज 2.303 RT। समझ गए, ये चीज आएगी। अब क्या होगा कि ये सारी चीजें, मतलब अब यहाँ पर जो हमने ये इक्वेशन डिराइव कर ली, अब देख लेंगे कौन सी चीज जो है हमें क्या बताएगी। ठीक है, देखो ये हमारा रहेगा y एक्सिस पे log k, और ये जो 1/t, ठीक है, ये यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जो 1/t है ये हमारा क्या रहेगा, x एक्सिस पे रहेगा। ये x एक्सिस पे रहेगा, तो इसको मैं कंपेयर करवा देती हूँ स्ट्रेट लाइन से, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो y पे हमारा ये रहेगा, और क्या नाम है, c हमारा ये रहेगा, और x हमारा क्या रहेगा, 1/t, और वेयर इज m इज द स्लोप। ठीक है, तो m यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, ये पूरा फैक्टर। ठीक है, तो इसने यही पूछा है कि जब हमें जो ग्राफ मिलता है स्लोप क्या बनेगी और हमारा इंटरसेप्ट क्या बनेगा। तो मैं आपको अगर बताऊं तो यहीं से देखने को हमें मिल रहा है, ये क्या है हमारा कांस्टेंट विच इज आल्सो कॉल्ड एन इंटरसेप्ट। ठीक है, तो हमारा इंटरसेप्ट क्या रहेगा, हमारा ये वाला फैक्टर log a। अब देख लो इंटरसेप्ट a, इंटरसेप्ट जो है वो log a होना चाहिए। इंटरसेप्ट इज log a, इधर भी है इधर भी है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन हमारे होते हैं। अब इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, अब मैंने अभी क्या बताया कि हमारी जो स्लोप है वो क्या फैक्टर बताएगी आपकी, ये वाला फैक्टर बताएगी, ये वाली टर्म, ये आपकी क्या है, स्लोप है। ठीक है, तो स्लोप देख लो ये कहाँ पर मिल रही है हमें, ये मिल रही है हमें बी ऑप्शन। एक है ये डी और डी, ध्यान से देखेंगे। देखो अभी अगर मैं इसे ध्यान से लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है,
देखो, अगर ना मतलब हम ये वाली इक्वेशन लेते तो हमें जो स्लोप मिलती वो माइनस ई ए अपॉन में आर, सिर्फ ये वाला फैक्टर मिलता, ठीक है। यहाँ पर देखो, लेकिन यहाँ पर देखो टेम्परेचर भी है, तो ये तो गलत ही हो गया, तो इसको तो आप हटा ही दो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ग्राफ किसके किसके बीच में है। अगर नेचुरल लॉग के और 1/t के बीच में, तो हमें स्लोप जो है सिर्फ ये वाला फैक्टर मिलेगी, जबकि हम अगर लॉगरिथम के ले लेते हैं तो हमें ये पूरा फैक्टर मिलेगा, ठीक है, स्लोप में। तो देख लीजिए लॉग के और 1/t वाला जो ग्राफ है वो ये है, और इंटरसेप्ट ये रह जाएगा, ये हमारी स्लोप हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हेन अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन देन द रेट कांस्टेंट के। मतलब जो हमारी केमिकल रिएक्शन है, अगर उसका रेट जो है इंक्रीज हो जाता है, किसकी वजह से, कैटलिस्ट की वजह से, ठीक है, तो हमारे रेट कांस्टेंट पे क्या असर पड़ता है। ऑप्शन ए, मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मतलब ये ऑर्डर टू ऑर्डर डिपेंड करता है कि जो रेट कांस्टेंट है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। बी ऑप्शन है रिमेन्स कांस्टेंट। सी डिक्रीजेस, डी इंक्रीजेस। देखिए, सबसे पहले जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं अपनी केमिकल रिएक्शन में, तो क्या होता है, उससे जिस पर जो इफेक्ट आता है वो है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। मतलब कई बार क्या होता है, कैटलिस्ट जो होता है, अगर हम पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में बात करें तो वो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम कर देता है, ठीक है। और क्या नाम है, अगर हम नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो लार्ज कर देता है, ठीक है। तो केवल और केवल कैटलिस्ट ऐड करने से यही फर्क आता है, ठीक है। हमारी ना तो रिएक्शन, मतलब हमारी जो रेट कांस्टेंट है, नाम से क्लियर है ना, रेट कांस्टेंट मतलब ये फिक्स वैल्यू है। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, ठीक है। रेट कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता, आप चाहे कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को फास्ट या स्लो करवाता है, ठीक है। तो वो भी एक्टिवेशन एनर्जी पर इफेक्ट डाल के, ठीक है। रेट कांस्टेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, रेट कांस्टेंट आपका हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। तो इस चीज का हमेशा ये मतलब आप हमेशा ध्यान रखिए, मतलब इसको सही तरीके से विजुअलाइज करें कि जो रेट कांस्टेंट है वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमेशा यूनिक रहेगा, ठीक है। वो कभी भी मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगी अनटिल और अनलेस आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर देते, ठीक है। तो सीधे सीधे इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन इज। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ऑप्शन ए, के इज इक्वल टू माइनस ये पता क्या होता है, कई बार ना हम बहुत जल्दी जल्दी में एग्जाम में जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ना, बहुत जल्दी में रहते हैं, तो हमें ना मतलब वो माइनस प्लस जो होता है ना वो हम स्किप कर देते हैं, ध्यान से देखना। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में, मतलब बहुत ज्यादा होपलेस नहीं होना है आपको, ठीक है। ऑप्शन ए, के इज इक्वल टू माइनस ए ई की एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में आर टी, ठीक। यहाँ पे बी ऑप्शन में क्या है हमारा, के इज इक्वल टू ए, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, और मतलब ई रेज टू द पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में आर टी। सी ऑप्शन क्या है, के इज इक्वल टू ई, मतलब ए तो कॉन्सेप्ट ही हटा दिया इन्होंने, ठीक है, ई ए अपॉन में आर टी। और तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, ये तो होने वाला नहीं है हमारा आंसर, ठीक है। डी ऑप्शन में क्या है, के इज इक्वल टू माइनस ए ई और एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में आर टी। सीधा सीधा इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है, के इज इक्वल टू ए ई माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में आर टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ द रिएक्शन। ये क्वेश्चन दोबारा से आया है, वो भी थोड़ा मतलब डिफरेंट लैंग्वेज में, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। तो मतलब ये क्या बोल रहा है कि जब हम केमिकल रिएक्शन में हम कैटलिस्ट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उससे क्या चेंज आता है, कौन सी क्वांटिटी हमारी रिएक्शन की चेंज होती है। तो ऑप्शन ए है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, बी है इंटरनल एनर्जी, सी है एंथैल्पी और डी है एंट्रोपी। तो इसमें से कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, और ना ही रेट कांस्टेंट वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होता, सीधे सीधे क्या चेंज होता है आपका, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका आंसर रहेगा हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 320 केल्विन, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये भी कोई ज्यादा ट्रिकी नहीं है, मतलब सीधे सीधे अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप यूज कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अब log 2 की वैल्यू दी गई है, log 4 की वैल्यू दी गई है, और 2 × 3.303 × r की वैल्यू दी गई है,
तो ये हमारे लिए इजी है, ठीक है। आपको एग्जाम में आपको मिलेगा ऐसे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो कुछ ऐसा फॉर्मूला है हमारा, ई ए अपॉन में 2.303 आर और T2 अपॉन में T1 इंटू T2, ठीक है। ऐसा कुछ फॉर्मूला रहता है हमारा, ये याद कराना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसने बोला है जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो रिएक्शन का क्वाड्रपल हो गया है, मतलब 4 गुना हो गया है, ठीक है। कब, जब हमने टेम्परेचर यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पर जो ये बोल रहा है K2 जो हमारा है वो 4K1 रहने वाला है, ठीक है। क्वाड्रपल्स का मतलब होता है 4 टाइम्स, ठीक है। किसका, जो पुराना हमारा था, जो भी पुरानी वैल्यू थी, तो पुरानी वैल्यू हमारी K1 थी, उसका 4 टाइम्स। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देती हूँ सारी, ठीक है। इसके बाद हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इस पूरे फैक्टर की वैल्यू दे रखी है 19.15, ठीक है जी। T2 हमारा कितना है 320, T1 कितना है हमारा 300, ठीक है। और 320 मल्टीप्लाई 300, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। log 4 की वैल्यू दी गई हमें 0.60 और EA कैलकुलेट करना है 19.15, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे 20 और 320 मल्टीप्लाई में 300। देखिए, एक चीज मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ, क्या होता है कि ना जब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो बहुत ही धीरे धीरे अच्छे से कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छे से कर रहे हो आप, अच्छी बात है, बट क्या है, अपनी स्पीड भी थोड़ा सा जल्दी आप करके रखा करो, ठीक है। फटाफट फटाफट सारी चीजें लिखते जाओ, ये नहीं कि 10 घंटे सोच रहे हो ये वो। स्पीड अगर आप बढ़ाएंगे तो आप ही के लिए बेनिफिट है, ठीक है। अब इसे अगर हम कट करेंगे 6060, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 0.60 मल्टीप्लाई में 19.15, ठीक। ये 2 नीचे आ जाएगा और ये पूरा का पूरा फैक्टर इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। मैं लिख देती हूँ डायरेक्टली 3, ठीक है। तो ये पूरा फैक्टर देख रहे हो, ये वाला पूरा फैक्टर इधर गया है, ये भी और ये भी 30, ठीक है। और 2 जो है वो इधर नीचे आया है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सीधे सीधे ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी निकल रही है, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 15, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 15,152। अच्छा, अब ये किस में आ रहा है हमारा, जूल पर मोल, ठीक है। तो आंसर में आप क्या करेंगे, इसे किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे। जब किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर है एक्टिवेशन एनर्जी का, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे बेटा, यूनिट हमेशा लगा के रखनी है, ठीक है। मैं तो हमेशा मतलब बच्चों को बताती हूँ कि नंबर और यूनिट, नंबर यूनिट, ठीक है। विदाउट यूनिट आप कोई सी भी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, और इसका नंबर भी कटता है, ठीक है। इसलिए यूनिट बहुत ध्यान से लगानी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन ट्रिपल्स व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 17 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब ये कि इस बार क्या हो रहा है, हमारा जो रेट है वो क्या कितना हो रहा है, ट्रिपल्स हो रहा है, मतलब 3 टाइम्स बढ़ रहा है पहले के कंपैरिजन में। अगर हमने टेम्परेचर क्या कर दिया है, 17 से 27 डिग्री सेल्सियस ले लिया, ठीक है। तो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब आपको क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। आपको साथ में ये डेटा और गिवन है, मतलब 2.303 इंटू आर की वैल्यू दे रखी है, log 3 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना, क्या लगाएंगे, log K2 अपॉन में K1 EA अपॉन में 2.303 R T2 T1 इंटू में T2, ठीक है। यहाँ पर जो K2 की वैल्यू उन्होंने बोली है वो कितनी बोली है, इस बार 3 टाइम्स बोली है इन कंपैरिजन टू K1, ठीक। तो K2 की वैल्यू हमारी ये हो गई। इसके बाद हमारी जो T1 है, इसकी वैल्यू देखिए, T1 की जो वैल्यू है वो हमारी 17 डिग्री सेल्सियस है। इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 10 290, ठीक है। टेम्परेचर हमेशा टेम्परेचर जो है आप केल्विन में ही रखिएगा, ठीक है यहाँ पर। और T2 हमारा कितना है 27 प्लस में 273 जो कि हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। तो अब रख देते हैं लॉग K2 की वैल्यू 3 K1 और EA
और इस पूरे फैक्टर की वैल्यू है 19.15, ठीक है। T2 की वैल्यू कितनी है 300, ठीक है 300, और माइनस T1 की वैल्यू कितनी है 290, ठीक है, अपॉन में 300 मल्टीप्लाई में 290। अब इसको कैलकुलेट करेंगे log 3 की वैल्यू दे रखी है हमें 0.48। इस फैक्टर को मैं इधर ले आऊंगी तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पर अगर कैलकुलेट करूँ मैं तो कितना आंसर आएगा 10, ठीक है, और 300 मल्टीप्लाई में 290। अब इसको और इसको कैंसिल करेंगे, अब ये पूरा का पूरा फैक्टर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इजीली कर दे रही हूँ, इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। ये फैक्टर जो बचा था ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 79,970 जूल पर मोल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसे किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर डेसिमल में आ जाएगा 79.97 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट हुई, ठीक है। 18 क्या है, the rate of the chemical reaction doubles for an increase of 10 Kelvin in absolute temperature 298 Kelvin। मतलब ये है कि हमारा जो टेम्परेचर है 298 Kelvin, उसमें अगर हम 10 के जो है हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो डबल हो जाएगा। अच्छा, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, देखिए 3 क्वेश्चन बैक टू बैक एक जैसे ही आए, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ये डेटा बार बार अब मैं आपको बता रही हूँ, ये डेटा आपको गिवन होगा, ठीक है। 2.303 आर इंटू में 19.15 जूल पर केल्विन पर मोल log 2 की वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, log K2 अपॉन में K1 EA, ठीक है, 2.303 R अपॉन में T2 माइनस T1 T2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, K2 की वैल्यू कितनी रहेगी, केमिकल रिएक्शन डबल्स, इसका मतलब हमारा क्या रहेगा 2K1, ठीक है। अच्छा, T1 कितना हो जाएगा, जो फर्स्ट टेम्परेचर है वो कितना है 298 केल्विन, ठीक है। T2 कितना हो जाएगा हमारे पास, उसने बोला है 10 केल्विन जो है वो इंक्रीज हो रहा है किसमें 298 में, तो 298 में प्लस करेंगे 10 तो हमारे पास आंसर कितना जाएगा 398 केल्विन, ठीक है, सॉरी 308 केल्विन, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे हम, K2 की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 2K1 और K1 और EA, ठीक है, और इसकी वैल्यू मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 19.15, ठीक है। T2 की वैल्यू कितनी है हमारी 308, T1 की वैल्यू कितनी है 298, 308 मल्टीप्लाई में 298, ठीक। अब ये कैंसिल, log 2 की वैल्यू 0.3, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक, इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये लीजिए, और इसको जब करेंगे तो 10 और इसको एज इट इज, ठीक है, लिखेंगे। अब ये सारा का सारा फैक्टर इधर जाएगा और ये 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ कर देती हूँ, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5.74 आ जाएगा, ये 10 जो है ये इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक, ये लिथियम और एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। अब इसको देखो इन दोनों को हम यहाँ पर लेकर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और अपॉन में 10 एक्टिवेशन एनर्जी। इसको जब कैलकुलेट करेंगे देखो सीधे सीधे दिख रहा है 5 to 7 29.9 जूल पर मोल हमारा आंसर आ जाएगा, और इसे किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारा 52.729 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करना है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। मतलब ये जो हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्यों एनर्जी रिक्वायर्ड है, ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। देखो ये कई बार हम ना ये डेफिनेशन भूल जाते हैं, तो मेरा मानना ये है कि अगर हम ना कुछ विजुअल्स हम अपने दिमाग में अगर फिट कर दें तो ये डेफिनेशन कोई इतना ज़्यादा हमें मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। तो जैसा कि आप लोग ना अगर देखें ग्राफ प्लॉट करें एनर्जी वर्सेस कोलिजन,
अगर आप जैसे कि आप ना ये ग्राफ प्लॉट करते हैं एनर्जी वर्सेस कोलिजन नंबर, तो कुछ आप ऐसा ग्राफ देखते हो ना, ठीक है, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, देखो अब ये ग्राफ ना आप याद रखना, एनर्जी और कोलिजन नंबर के बीच में है, ठीक है, और ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है, मतलब रिएक्टेंट जो है इतनी एनर्जी है उसके पास ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या होगा, उसे रिएक्ट करने के लिए पहले मतलब जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो, मतलब जो है वो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। तो एक्चुअल में ये जो एनर्जी का गैप है, इस एनर्जी के गैप को आप क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। देखो रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है ऑलरेडी, लेकिन इतनी एनर्जी चाहिए ताकि मॉलिक्यूल्स क्या कर सके, रिएक्ट कर सके। अच्छा, अब ये जो अपर लिमिट है ना, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब ये वो मिनिमम एनर्जी है जिसमें कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी, कई बार क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी में ना हम मतलब थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होती है, तो मैं यहाँ पे डायग्राम से ही समझा रही हूँ। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, ये पूरी एनर्जी, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या चाहिए कि ये जो लेवल है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी का, ये इस एनर्जी पे आपका जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपका जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनका एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। तो हम जो एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी, इसे याद रखिए एक्स्ट्रा एनर्जी, ये जो है एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को आप ई से डिनोट करते हैं, तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपने दी ताकि हमारी जो लिमिट है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक आ जाए, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट जो है हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे तो आपको डेफिनेशन इजीली याद हो जाएगी। द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक, बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो एक्टिवेशन एनर्जी वाले जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है।